चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बेसिक्स जरूर आप, हाँ कुछ बच्चे बेसिक्स नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट उनका चैप्टर स्टार्ट है। जिसकी कॉपी में बेसिक्स नहीं होंगे वो आगे से पेज चिपका के बेसिक लिखेगा। अगर छूट गया है तो लिखना जरूर है हर हालत में। सुन लिया? चैप्टर है 4, नाम है, बोलिए, लीनियर इक्वेशन। खड़े नहीं करिए, इन 2 वेरिएबल। ध्यान से सुनिए, लिखना भी कुछ नहीं है, आप मेरी बात को समझिए बस। 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर है ये आपने क्लास 8 में भी पढ़ा था, 8th क्लास में भी पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? ये सेकंड चैप्टर था 8th में। कौन सा चैप्टर था? सेकंड। था या नहीं था? सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन ही था, ठीक है। सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन था। वहां पर हैप्पी बर्थडे, वहां पर 1 वेरिएबल में था। कितने वेरिएबल में इक्वेशन बनती थी वहाँ पे? 1 वेरिएबल में। यहाँ पर कितने वेरिएबल में है? 2 वेरिएबल। जब हम लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं उससे पहले आपको देखो, ये मैंने आपको क्या बताया कि ये लिंक है। पहले आपको पॉलिनोमियल पढ़ा दिया इसने चैप्टर 2 में, पढ़ाया नहीं पढ़ाया? पॉलिनोमियल पढ़ाने के बाद इसने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दी, आपको एक्स कोऑर्डिनेट बता दिया, वाई कोऑर्डिनेट बता दिया। उसके बाद ये लीनियर इक्वेशन में आया। एक बार को अगर बीच में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्किप कर दें तो तीनों चैप्टर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। पॉलिनोमियल्स, फिर लीनियर इक्वेशन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि पॉलिनोमियल्स में आप ये पढ़ते हैं कि इक्वेशन कितने टाइप की होती है। वहाँ पर आपने पढ़ा, डिग्री को पढ़ा नहीं पढ़ा डिग्री को? जो डिग्री 1 की इक्वेशन होती है उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये पॉलिनोमियल में पढ़ाया था मैंने। जो डिग्री 2 की इक्वेशन होती है उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। जो डिग्री 3 की इक्वेशन होती है उसको क्यूबिक कहते हैं। जो डिग्री 4 की इक्वेशन होती है उसको बाइक्वाड्रेटिक। ये बात उसने आपको पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में समझा दी। अब उससे एक स्टेप आगे बढ़ के वो आपको सबसे पहले इक्वेशन पढ़ाएगा। कौन सा? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का नाम लीनियर इक्वेशन इसलिए पड़ता है क्योंकि ये एक लाइन की इक्वेशन होती है। किसकी इक्वेशन होती है? लाइन की। अगर हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो हमको एक लाइन मिलती है। अब प्लॉटिंग के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। भाई किसी लाइन को खींचने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है? कम से कम कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? 2। और उन 2 पॉइंट्स के हमको कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए कि नहीं? yes, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, तभी तो हम ग्राफ पे खींचेंगे। तो ये प्लॉटिंग की जरूरत पड़ती है। ये आपको उसने तीसरे चैप्टर में समझा दिया कि प्लॉटिंग कैसे करते हैं। क्योंकि यहाँ ये चैप्टर पढ़ना था ना, तो इससे पहले उसने आपको क्या बताया? पॉलिनोमियल्स में टाइप्स ऑफ इक्वेशन समझा दी। फिर 3rd चैप्टर में उसने आपको प्लॉटिंग समझा दी। अब वो आया लीनियर इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ आपको प्लॉटिंग की भी जरूरत पड़ेगी। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, प्लॉटिंग कैसे करते हैं। ये सारा उसने इसलिए तीसरे चैप्टर में समझा दिया। अब लीनियर इक्वेशन एक लाइन की इक्वेशन है। अगर इसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो एक लाइन आती है। क्या आती है? एक लाइन। जो लीनियर इक्वेशन होती है वो 1 वेरिएबल में भी हो सकती है, 2 वेरिएबल में भी हो सकती है, 3 वेरिएबल में भी हो सकती है, 4 वेरिएबल में भी हो सकती है, कितने भी वेरिएबल में हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैंने लिखा x + 4 = 5। ये एक लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल में। कितने वेरिएबल में है? 1। इसमें एक ही वेरिएबल है x। और ये लीनियर क्यों है? क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 1। डिग्री कितनी हुई इसकी? 1। डिग्री भी कितनी हुई? तो जो डिग्री 1 की इक्वेशन होती है वही लाइन की इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन। अब मैं लिखती हूँ x + 2y = 6। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 ही है। तो ये क्या है? 2 वेरिएबल में इक्वेशन है और डिग्री 1 की ही इक्वेशन है ये भी। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं लिखूँ 3x + y + z = 7, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें जितने भी वेरिएबल यूज हो, सीधे बैठो, सीधे कमर को सीधी करके पीछे, इसमें जितने भी वेरिएबल यूज हुए उनकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो इनकी डिग्री कितनी हुई? 1। अगर इसकी डिग्री 1 है तो इसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। लेकिन इसमें वेरिएबल कितने? 3। तो ये कितने वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन की? 4 की भी बना सकते हैं, 5 की भी, 6 की भी, 8 की भी, 10 की भी। लीनियर इक्वेशन कितने भी वेरिएबल्स में हो सकती है। अपने दिमाग में ये नहीं लाना है कि लीनियर इक्वेशन सिर्फ एक ही या 2 ही वेरिएबल में हो सकती है, ठीक है। अब लेकिन फर्क क्या होता है? अगर लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल में है तो सिर्फ एक ही इक्वेशन से इसकी वैल्यू वेरिएबल की निकाल सकते हैं।
जैसे यहाँ से मैं निकालूंगी तो x इक्वल टू 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू 1 मैंने एक ही इक्वेशन का इस्तेमाल करके निकाल ली। लेकिन जो 2 वेरिएबल की इक्वेशन होती है उसके लिए 2 इक्वेशन चाहिए होती है। अगर मुझे x और y दोनों की वैल्यू चाहिए तो मैं इस एक इक्वेशन से नहीं निकाल सकती, मुझे कितनी इक्वेशन लगेंगी? 2। कितनी इक्वेशन लगेगी? 2। फिर मैं एलिमिनेशन मेथड से उनको सॉल्व करूंगी और x और y की वैल्यू निकाल दूँगी। अगर 3 वेरिएबल है तो मुझे 3 इक्वेशन चाहिए, x, y और z की वैल्यू निकालने। 4 है तो 4 इक्वेशन चाहिए, 5 है तो 5 इक्वेशन चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 2 वेरिएबल में इक्वेशन है तो उनको सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन दी होगी, या अगर वर्ड प्रॉब्लम दी है तो वर्ड प्रॉब्लम की सिचुएशन ऐसे दी होगी कि उससे 2 इक्वेशन बनेगी। क्यों बनेंगी 2 इक्वेशन? क्योंकि वो भी जानता है देने वाला कि सिंगल इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकल सकती। क्लियर है? इतना क्लियर है आपको? यस। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। 4.1 पे आइए। एक्सरसाइज नंबर 4.1। एक्सरसाइज नंबर 4.1 में क्या कह रहा है देखो, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। जब 2 वेरिएबल में इक्वेशन बनानी होती है ना वो बहुत आसान होती है, एक वेरिएबल में इक्वेशन बनाना टफ होता है। अगर हमें कोई वर्ड प्रॉब्लम दी है, जैसे कि 8th में दी होती थी, उसमें हम एक ही वेरिएबल में इक्वेशन बनाते थे कि सन की एज इतनी है, फादर की एज इतने साल बाद इतनी है, तो वो एक ही वेरिएबल में बनाते थे। लेकिन यहाँ पर 2 वेरिएबल में बनानी है तो वो आसान होती है। ठीक है, तो इसमें ये क्या कह रहा है, 2 चीज़ें हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके पास 2 चीज़ें हैं। एक तो आपके पास नोटबुक है, क्या है? नोटबुक है, और एक आपके पास पेन है। एक क्या है आपके पास? पेन है। अब इसने क्या बोला कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, तो मान लिया कि नोटबुक की कॉस्ट x है, y मान लिया। ठीक है, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। मैं यही बता रही हूँ कि 2x नहीं मानना है। अगर 2x मान लेंगे फिर तो एक वेरिएबल में इक्वेशन बन जाएगी ना। हमने कहा इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल्स टू x। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल्स टू y। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से जो नोटबुक की कॉस्ट है, अच्छा यहाँ मैंने उल्टा लिखा है, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं, सही लिखा था पहले, नहीं बार मैंने उल्टा पुल्टा कर दिया। इसको y लिया है, इसको x। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो नोटबुक की कॉस्ट है, यानी कि x जो है वो डबल है किसका? y का। ये रिलेशन तो हम बाद में लगाएंगे ना, कॉस्ट हम अलग अलग सेलेक्ट कर लेंगे, एक की x एक की y, किसी को भी x किसी को भी y, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, रिलेशन यहाँ सही बनाना। ठीक है, तो जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट की क्या है? डबल है। तो इसको इधर लाएंगे तो x माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये इक्वेशन बनी 1। ठीक है, ये पहली इक्वेशन बनी है। अब हमें एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी, उसके लिए इसने आगे कुछ और दिया होगा जिससे कि हम नोटबुक और पेन की कॉस्ट निकाल सकें। अब नोटबुक और पेन की कॉस्ट को मैंने x और y माना है, तो x और y 2 वेरिएबल हैं, तो 2 वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए दूसरी इक्वेशन जरूर बनेगी। तो दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे देखो, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2। अच्छा, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू नहीं निकालनी। वो कह रहा है कि बस जो मैंने सिचुएशन बनाई है उसकी एक लीनियर इक्वेशन बना दो, यही बनेगी। इसने वैल्यू निकालने को नहीं कहा। अगर कहा होता तो उसने एक सिचुएशन और दी होती जिससे कि एक इक्वेशन और बने, फिर इसने सॉल्व करने को नहीं कहा है। इसने कहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट कहा मैंने, इसने कहा उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो वो ये। ठीक है, इतना ही करना था। आया? अगला देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द, हाँ ये मैंने आपको नहीं बताया अभी, मैं भूल गई। एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म किसी चीज़ की स्टैंडर्ड फॉर्म। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर इक्वेशन को क्या लिखते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल में ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और अगर कोई आपसे पूछे एक वेरिएबल में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वो होती है ax प्लस b इक्वल्स टू 0।
क्या होती है ax प्लस बी। 2 वेरिएबल में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें क्या खास बात है कि सब चीज़ें एक साइड होती हैं और दूसरी तरफ क्या होता है 0। तो अब ये कह रहा है नीचे जो इक्वेशंस लिखी है ना, इनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। ये क्वेश्चन 9th के सप्लीमेंट्री एग्जाम में आया था ना। हाँ, और वो सारे बच्चों ने गलत किया था। इतना सरल क्वेश्चन इसने कहा कि पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म, और 15 में से एक भी बच्चे ने वो क्वेश्चन सही नहीं करा, और इतना तुच्छ दर्जे का ये क्वेश्चन है, मैं क्या बताऊँ। ये कह रहा है पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, फिर ये बता दो कि a b c की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो पहले इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35। क्या है 2x प्लस 3y 9.35। अब मुझे पता है, इसके लिए मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। मुझे पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है जिसमें सब चीज़ें इस साइड ही होती है, उस साइड 0 होता है। तो पहले मैं सबको इस साइड ले आऊँगी, तो मैं लिखूँगी 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इक्वल टू 0। अब लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो सब प्लस में ही होते हैं। ठीक है, तो हम इसको दिखाने के लिए ऐसा ही लिखेंगे जिससे कि इसकी वैल्यू में भी असर ना पड़े और ये देखने में इस जैसी हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे, ये तो दोनों तो ठीक ही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरे को प्लस लिखूंगी, लेकिन ये है तो माइनस, मैं इसको अपने मन से प्लस, तो इसको ब्रैकेट में माइनस में लिखूंगी। अब ये इस तरीके की दिखने लग गई ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब इसका हम कंपैरिजन इससे करेंगे, इसका दोनों की तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। इसने कहा पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, वो हमने ये लिख दिया। फिर इसने कहा कंपेयर करके a b c की वैल्यू भी बताओ। तो a कितना हुआ 2, b कितना हुआ 3 और c कितना हुआ माइनस 9.35। तो a हुआ 2, b हुआ 3 और c हुआ माइनस 9.35। ये करना, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं थी, कुछ नहीं था। और ऐसी 3 या 4 इक्वेशन दी थी, सबको स्टैंडर्ड 3 दी थी, इसको सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था और बताना था कि ABC इसमें कितना है। और आई थिंक ये 4 नंबर का क्वेश्चन था या 3 नंबर का क्वेश्चन था। ये एक ने भी सही नहीं करा। तुम जितने बैठे हो तुम्हें तो पता ही होगा कि हमने ये सही नहीं करा। इसमें कुछ भी नहीं करना था, ये 3 नंबर फ्री के थे। लेकिन अगर क्लास कभी पढ़ी होती ध्यान से, ये मैंने ऐसा नहीं कि इस साल ही बता रही हूँ, पिछले साल भी बताया होगा, लेकिन पिछले साल तुम्हें याद है, तुम्हें पिछले साल मैम नहीं पता, नहीं पता कैसे रहेगा कि क्या पढ़ाया। और मुझे आश्चर्य हुआ कि 15 में से एक भी बच्चे ने ये क्वेश्चन सही नहीं करा, इतना इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो आपकी पहली एक्सरसाइज हुई समाप्त। दूसरी पे आई, 2 ही क्वेश्चन तो है, समाप्ति होगी। आप सुनो, एक्सरसाइज नंबर आइए 4.2 पे। जितना मैं करा रही हूँ उतना हो जाना चाहिए। ऑन सैटरडे आई विल चेक कॉपी। आपके छुट्टियों में, लंबी छुट्टियों में जाने से पहले मैं एक बार और आपकी कॉपी चेक करूँगी। ठीक है, और ये इतनी बुद्ध क्वेश्चन है कि ये तो बैठ के 1 घंटे में सब हो जाएंगे। आप देखो, पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड वाई। इनमें से क्या ट्रू है और क्यों। y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज़ a unique solution, any 2 solution or infinitely many solution। हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे, बैठ जा बेटा। लीनियर इक्वेशन जब 2 वेरिएबल में होती है तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात। अब मैनी सॉल्यूशन होते क्या है, जैसे ये लिखा है y इक्वल्स टू 3x प्लस 5। तो x की और y की वो वैल्यूज जो इसमें रखने पर इस इक्वेशन को बैलेंस कर दें, दोनों साइड सेम ही आ जाए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं जो हम x और y की जगह लगाएं तो ये इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस। तो यानी कि इसके उसी को सॉल्यूशन कहते हैं। x और y की जो वैल्यू निकलेगी उसी को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो x और y के ऐसे इनफाइनाइट यानी अनगिनत सॉल्यूशन हो सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए जो इसको सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है बच्चे, ये तो कुछ जानते हैं, क्वेश्चन सेटिस्फाई क्वेश्चन उसका मतलब नहीं जानते। सेटिस्फाई का मतलब है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाए, बराबर। ये होता है 2 वेरिएबल के लिए। लेकिन जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होती है तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन होता है, यूनिक। उसके लिए क्या होता है, यूनिक। इससे x की सिर्फ एक ही वैल्यू निकलेगी, कोई दूसरी वैल्यू आ ही नहीं सकती, -1। x की एक ही वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे ही मैं x की जगह -1 यहाँ रख दूँ,
एक्स की जो वैल्यू आई तो ये इक्वेशन दोनों साइड बराबर हो जाएगी, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, इसी को सेटिस्फाई होना कहते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल का एक और सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है, एक ही यूनिक। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आया था तुम्हारा 1 नंबर में, आया था, याद नहीं उसको आया था, याद है खाली। ठीक है, तो इसका आंसर है 3। उसके बाद है, अब इसमें पूछ रहा है कि ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा और क्यों होगा। तो क्यों होगा कारण में आप ये बताएंगे क्योंकि कि देयर कैन बी इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली एक्स और वाई की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं, इसलिए इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अगला है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हमें हर इक्वेशन के लिए 4, अभी देखो 4 तो इसी ने पूछा, अगर 10 भी पूछता तो हम निकाल सकते थे। देखो इस इक्वेशन के इसने एक मैं बता रही हूँ, बाकी आप करेंगे। 4 सॉल्यूशन पूछे, ये इक्वेशन है, इसके 4 सॉल्यूशन, माइनस है प्लस है, प्लस ही है ना 7। हाँ, अब देखो कैसे निकलते हैं सॉल्यूशन। एक्स की वैल्यू लगाते जाओ, वाई की वैल्यू निकलती जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह 1 लगा दूँ, 0 लगा दो, पहले एक्स की जगह 0 लगा दो तो ये पूरा 0 हो गया, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 7, पहला सॉल्यूशन। एक्स की जगह 1 लगा दो, एक्स की जगह 1 लगा दो, 2 1 जा 2, 2 उधर जाके माइनस होगा, वाई कितना हो जाएगा 5। एक्स की जगह 3 लगा दो, 3 2 जा 6, 6 उधर जाके माइनस होगा तो वाई इक्वल्स टू 1। एक्स की जगह 4 लगा दो, 4 2 जा 8, 8 उधर जाके माइनस होगा तो वाई की जगह क्या आ जाएगा माइनस। ये तो 4 सॉल्यूशन हो गए। अगर मुझसे 10 भी पूछता तो मैं निकाल ही देती, कभी +1 लगाती, कभी -1 लगाती, कभी +2 लगाती, कभी -2 लगाती, कभी 0 लगाती, कभी 10 लगाती, कभी 20 लगाती, कभी 50 लगाती, 100 लगाती, कुछ भी लगा दो, कुछ ना कुछ वाई की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। इसीलिए कहते हैं कि जो 2 वेरिएबल में इक्वेशन होती है उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है उसकी। एक्स की वैल्यू रखते जाओ, वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू तो आती ही जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। और ये जितने पेयर हैं ये सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये दोनों भी इसको सेटिस्फाई करेंगे, ये दोनों भी इसको सेटिस्फाई करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। बात समझ आ रही है। तो ऐसे आप 4 सॉल्यूशन निकाल लेंगे, 2 इक्वेशन और है उसके भी निकाल लेंगे। ठीक है, पढ़ना मत। हाँ, तीसरा क्वेश्चन देखो, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। इनमें से कौन से इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। इक्वेशन दिया है आपको x - 2y = 4, जो इसको सेटिस्फाई कर देंगे वो इसके सॉल्यूशन है, जो नहीं करेंगे नहीं है। चेक करते हैं, पहला वाला मैं चेक करती हूँ 0,2, किसमें से ये किसकी वैल्यू है x की और ये किसकी वैल्यू y। x की जगह 0 लगाओ, y की जगह 2 लगाओ, = 4, तो यहाँ आ जाएगा -4 = 4। सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे ही दूसरे को चेक करेंगे, तीसरे को चेक करेंगे, जिसमें दोनों साइड बराबर आ जाएगी वो इसका सॉल्यूशन होगा, जिसमें नहीं आएगी वो नहीं होगी। कर लेंगे। अगला देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x = 2 और y = 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है, ये कह रहा है अगर x = 2 और y = 1 इसका सॉल्यूशन है तो वैल्यू निकालो किसकी, k की। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = k। इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = k। अब ये कह रहा है कि x = 2 और y = 1 इसका सोल्यूशन है, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो x की जगह 2 रख दो, y की जगह 1 रख दो, = k। तो 2 2 जा 4 + 3 1 जा 3 = k, तो k = 7। तो ये इसका सोल्यूशन, ये आ गई वैल्यू, खत्म। एक्सरसाइज खत्म। चैप्टर भी खत्म। अब सोचो, इतने छोटे छोटे, इतने